जो कल जिन बिंदुओं पे मैंने बात किया था उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, थोड़ा विस्तार देंगे, क्योंकि हम कुछ विषयगत बात भी आज करेंगे। एक आध प्रश्नों में हम प्रवेश करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जाता है, उसकी भी बात करेंगे। एक आध प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रखूंगा और उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात आप सभी को ठीक ठीक समझ में आए। हाँ, किसी को समझ में नहीं आता है डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकता है, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन है और आप लोग को समझाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे उपस्थित होने का कोई मतलब नहीं, बेकार है फिर, ठीक है। तो बात मैंने कल किया था इतिहास की, कि इतिहास होता क्या है। पहली चीज तो मैंने आप लोगों से बताया था कि इतिहास बेसिकली क्या होता है। मैंने कहा कि अब जैसे आप लोग किसी से पूछिएगा कि इतिहास क्या है, तो लोग कहते हैं कि अतीत की घटनाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो जानकारी जो शास्त्र देता है उसी को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अतीत की घटनाओं का किस रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में, किसी भी रूप में जो जानकारी हमें उपलब्ध कराता है किसी काल विशेष या खंड विशेष को, तो हम उसे सामान्य भाषा में इतिहास कह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या ये कहना ठीक है या उचित है, या इतना कह के छोड़ देना क्या इतिहास की परिभाषा के साथ न्याय है? आप लोग भी अपने जीवन में, चूंकि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य के पास मस्तिष्क है, वो अन्य जीवों से इसीलिए भिन्न है कि उसके पास सोचने वाला एक दिमाग है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, हाइपोथैलेमस है, जो लगातार काम कर रहा है उसके दिमाग में। तर्क है आपके पास जो इन सब से मिलकर बनता है, जो बाहर आता है, और तर्क पे आप उसको अपनी कसौटी पे कसते हैं, देखते हैं कि ये चीज कितनी सही है या कितनी गलत है, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इतिहास की जो परिभाषा, जो अभी एक सामान्य परिभाषा दी गई है, वो मुख्य परीक्षा में, या जो मुख्य परीक्षा का जो विद्यार्थी जो खासकर सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उसके लिए ये एक सामान्य परिभाषा ठीक मतलब प्रतीत नहीं होती है, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना पड़ता है, ठीक है। वो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इतिहास बेसिकली है क्या। तो देखिए, इतिहास में हम दो चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। पहला, इतिहास किसका, इतिहास किसका, और दूसरा, इतिहास का अध्ययन क्यों। ठीक, देखिए, इतिहास किसका, तो इतिहास भारत का, इंडिया का, क्योंकि हमारे सिलेबस में भारत के इतिहास को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ जब हम जाते हैं सेकंड पेपर में, तो हम पाते हैं कि विश्व इतिहास को ही जगह दिया गया है, क्योंकि हम अपनी पुरातन परंपराओं से, इतिहास से सीख चुके हैं कि हमें अन्य अपने देश की जानकारी के साथ साथ दूसरे देश के इतिहास और भूगोल की भी जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आम चलन में यही है कि आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, ठीक है। और खासकर तब जब हमारे पास एलपीजी की अवधारणा आई, ठीक है। एलपीजी अवधारणा 1991, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों अवधारणा कहीं ना कहीं विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील करती है। और हमारे पास आज दुनिया के तमाम जो आप देख रहे हैं कि जो साइबर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं, एक का असर दूसरे देश में, दूसरे का असर तीसरे देश में देखा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था, एक तार के माध्यम से समस्त अर्थव्यवस्था जो विश्व की है वो जुड़ चुकी है, ठीक है। तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए भी हमें अपने अलावा अपने इतर देश, पड़ोसी देश और जो विश्व के प्रमुख देश हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ती है। देखिए, जब इतिहास हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने हमेशा ये बात बोला है आप लोगों से कि इतिहास में हम कभी भी इस इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है वर्तमान में, जो भारत का परिदृश्य है। जैसे हम प्राचीन भारत का इतिहास की मैं अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्राचीन भारत का इतिहास न केवल भारत का इतिहास है, वरन या पाकिस्तान, बांग्लादेश, साथ ही साथ भूटान, नेपाल का भी इतिहास उसमें शामिल होता है, ठीक। इसके साथ तो हम देखते हैं कि वहां पे नेपाल की भी चीजों को हम कहीं ना कहीं शामिल करते हैं। वहीं बर्मा का अधिग्रहण, या फिर पाकिस्तान तो आप लोग सबको मालूम है, और फिर बांग्लादेश की भी स्थिति आप लोग समझ रहे हैं। तो एक भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन होता है, ठीक है। न केवल भारत का बल्कि समस्त भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इतिहास जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ये शब्द एक निकला हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से, चूंकि ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना है, और हिस्ट्री का जो
मूल पिता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है कि इन्होंने लिखा। इन्होंने अपने जो भी आख्यान लिखे उसमें उन्होंने भारत और रोम व्यापार के संदर्भ में अपनी की पुस्तक में चूंकि थोड़ी सी चर्चा भारत के बारे में उन्होंने की, लेकिन वो कभी भी भारत की यात्रा पे नहीं थे या वो कभी भी भारतीय संस्कृति, राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक चीजों से कभी परिचित नहीं थे। हाँ, सुनी सुनाई बात थी कुछ उनके द्वारा, कुछ अलग लोगों के द्वारा। कहने का तात्पर्य कि तत्कालीन समाज में हेरोडोटस के इर्द गिर्द जो भी चीजें रही होंगी, जहां से उनको साक्ष्य और प्रमाण मिला होगा, उस आधार पे उन्होंने भारतीय इतिहास को जगह दिया अपनी पुस्तक में। दूसरी चीज, जब हम हिस्ट्री और हेरोडोटस से आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तविक स्थिति में जो इतिहास का जनक है वो एक विद्वान है, सीसरो। कौन है? सीसरो। ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ जब हम इतिहास के अध्ययन की पुष्टि करने लगते हैं कि आखिर इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो हम पाते हैं कि इस दौरान कुछ विद्वानों के नाम, जैसे ई.एच. कार एक ऐसा विद्वान है, उन्होंने लिखा एक पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री। क्या लिखा? व्हाट इज हिस्ट्री। कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज हिस्ट्री इनकी लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें इन्होंने कहा कि इतिहास है क्या, वर्तमान और भूत के मध्य एक डायलॉग स्थापित करता है, एक संवाद स्थापित करता है। क्या? इतिहास। यानी कि अगर आपके वर्तमान को सही तरीके से सुनिश्चित करना है तो आपको अपने भूत के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। आप अपना वर्तमान तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकते जब तक आपका भूत सुनिश्चित न हो। इस दौरान हम देखते हैं कि इतिहास का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज, एक विद्वान है ब्यूरी, मैंने कल भी नाम लिया था, ब्यूरी का नाम लिया था। तो ब्यूरी क्या कहता है कि इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। क्या कहता है? इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। कुछ तथ्यों के माध्यम से मैंने अपनी बातों को पुष्ट करने का प्रयास भी किया। कल थोड़ा सा मैंने तर्क की कसौटी पे ये भी कसने का प्रयास किया कि वाकई में जो ब्यूरी महोदय कह रहे हैं वो सत्य है क्या। आप लोगों ने कल ध्यान दिया होगा, मैंने बताया कि इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। क्या वास्तविक स्थिति में क्या इतिहास विज्ञान है? नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि विज्ञान विशुद्ध ज्ञान होता है, ठीक है, उसको तर्क की कसौटी पर पूरी तरीके से खरा उतारा जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि जल जो होता है, जल को सामान्यतः हम क्या कहते हैं, जो रासायनिक नाम क्या है? H2O। कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलता है तो ये क्या बनता है? H2O अर्थात जल बनता है। ये प्रक्रिया हम भारत में करें, पाकिस्तान में करें, चीन में करें, बांग्लादेश में करें, कहीं भी करें, विश्व के किसी भी कोने में करें, अमेरिका में करें, मैक्सिको में करें, जापान में करें, कहीं भी करें, ये परिणाम सीधा वही आएगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास दिखता जरूर है सामाजिक विज्ञान है, मूल रूप से क्या है? सामाजिक विज्ञान है, लेकिन यह विशुद्ध विज्ञान रसायन या भौतिक की तरह नहीं है, क्योंकि यह जड़ मूल पदार्थों का अध्ययन नहीं करता है, यह व्यक्ति का अध्ययन करता है। और व्यक्ति कैसा होता है? वो परिस्थिति उन्मूलक होता है, वो बदलता रहता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में इतिहासकार होता है, क्योंकि वो सोचता है, अपनी सोच को रखता है और प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करता है। तथ्यों को रखना, प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करना, यही तो इतिहास है। अगर आपके पास तथ्य है और प्रमाण नहीं है, तो मैंने आप लोगों से कल कहा था कि तथ्य हो और प्रमाण विहीन हो तो वह महज दंत कथा है। क्या है? दंत कथा। वो कहानी है, वो इतिहास नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कल कि इतिहास में सबसे ज्यादा आवश्यकता है प्रमाणों की। कई बार हमारे मेंस के विद्यार्थी जो होते हैं कहते हैं सर यार गए हम तो एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत अच्छा आंसर हमने लिखा, लेकिन सर मार्क्स नहीं आए। नहीं, आपने सिर्फ सोच रखा है। जो आप सोच रहे हैं इतिहास के बारे में वो आपने रखा है। अगर आप अपने सोच के साथ अपने प्रमाण को संलग्न कर दें तो आपका उत्तर कंप्लीट, आपको मार्क्स मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? लेखन शैली अगर आपकी ठीक है, शब्दों का चुनाव सही है, तो जरूर मिलेगा वहां। वो चीज होगी, स्वभाव तो होगी, अपने आप होगी। इस चीज को मानिए। दूसरी चीज ये है, बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए आप लोग। गुड इवनिंग निखिल जी, जुड़ते जाइए, बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे एनर्जी लेवल उतना ही बेहतर होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ब्यूरी महोदय ने जो कहा कि इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा, ठीक है। मैं
इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दूसरी चीज, कभी कभी हम लोग ये भी पाते हैं, कहीं कहीं पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इतिहास खुद को दोहराता है। क्या इतिहास खुद को दोहराता है? नहीं, दोहराता हुआ प्रतीत होता है, वो दोहराता नहीं है कभी, क्योंकि इतिहास का जो प्राण मूल है वो है सन और ईस्वी। कहने का तात्पर्य है कि जब मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे आऊंगा कि बताऊंगा कि इतिहास में अध्ययन आखिर हम किसका करते हैं, तो किसका अध्ययन कर रहे होते हैं, एक व्यक्तिनिष्ठ व्यवस्था का, या परिस्थितिवादी व्यवस्था का, या समष्टिवादी व्यवस्था का। ठीक है, ये तीन चीजें ही मिलकर एक इतिहास का निर्माण कर रही होती है। या तो व्यक्तिनिष्ठ होती है या परिस्थितिवादी होती है, यानी परिस्थिति उन्मूलक होती है, भौगोलिक चीजों का काफी प्रभाव होता है, और एक जगह समष्टिवादी जहां पे इन दोनों का प्रभाव देखा जाता है। मैं विस्तृत करूंगा, बताऊंगा अभी आप लोगों को कि क्या इस कहने का मेरा मूल मंत्र क्या है, आप लोगों से कहने का क्या मतलब तात्पर्य है मेरा। ठीक है, दूसरी चीज, हम अगर आ जाए अपने अध्ययन के दौरान हम अन्य तथ्यों को देखें, जैसे मैंने कहा कि अध्ययन का दृष्टिकोण क्या हो, ठीक है, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं, हम एक सामान्य सी बात उठा लेते हैं कि आखिर इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, क्यों जरूरी है इतिहास का अध्ययन। तो हम अपने अध्ययन में पा रहे हैं, जैसे हमने कल भी बात आप लोगों से किया था, कि ये हमारी गौरवशाली परंपरा है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें एक धरोहर के रूप में मिली है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कृति है, थोड़ी विकृति भी है, और एक समृद्ध संस्कृति भी है। इन तीनों बातों पे हम ध्यान देते हैं, यानी कि इतिहास कहीं ना कहीं कृति, विकृति और संस्कृति, इन तीनों चीजों पे को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है, और उसी का अध्ययन हो रहा होता है उसमें। ठीक है, तो इतना मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जुड़ते जाइए आप लोग, और किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे स्पष्ट बोलेगा। ठीक है, आपके प्रश्नों को मैं जानूंगा, आपकी समस्या को समझूंगा, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ऐसे मुझे क्या मालूम, ऐसे तो मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि आप लोगों की चीजों को जान जाऊं, लेकिन अगर आप टाइप कर रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं, तो उन समस्याओं को मैं जरूर आपके सम्मुख रखूंगा और बताऊंगा कि भाई उसका सही निदान क्या है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि इतिहास व्यक्तिनिष्ठ है, परिस्थितिवादी है और समष्टिवादी है। इन तीनों चीजों का कहीं ना कहीं इतिहास में हम अध्ययन कर रहे होते हैं। उसके पहले हमने आपको ये बताया कि देखिए इतिहास में और विज्ञान में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर विज्ञान क्या होता है ना, कि विज्ञान में भविष्यवाणी करना आसान है कि हाइड्रोजन का 2 अणु होगा और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा, तो क्या करेगा, जल का निर्माण करेगा। लेकिन क्या इतिहास में भी ऐसा संभव है? थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या संभव है, और है तो किस स्तर तक संभव है। अब जैसे मैंने कहा कि इतिहास और विज्ञान, और मैंने बात की भविष्यवाणी की कि भाई उसमें कुछ हम कह सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन का 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो जल का निर्माण करेगा ही करेगा। वास्तविक स्थिति इतिहास के साथ क्या है, अगर मैं कह दूं, जैसे एक शासक मैं ले लेता हूं समुद्रगुप्त को, एक शासक समुद्रगुप्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मौर्य वंश, भारत का नेपोलियन, स्मिथ महोदय कहते हैं, चूंकि नेपोलियन कहना भी ठीक नहीं है, नेपोलियन से कई सौ साल पहले समुद्रगुप्त हुए। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हमने जब भी आप लोग पढ़ते होंगे समुद्रगुप्त को, तो आपने देखा होगा कि समुद्रगुप्त की जो नीति थी दक्षिण के राज्यों के लिए, वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्होंने दक्षिण के राज्यों को जीता और करत राज्य बनाकर छोड़ दिया। मूल यही है, आप हमें स्वीकार करो, नजराना दो और आप अपना राज्य करो, उससे मुझे कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष नियंत्रण आप करो। ठीक, वही काम हम देखते हैं कि मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जा रहा है। दक्षिण के राज्यों को कभी भी वो क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष राज्य के रूप में नियंत्रण में नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो मध्यकाल में है और संचार व्यवस्था क्या है, बहुत ही जटिल है, उतनी सुगम नहीं है जैसे कि आज कल हम देखते हैं। आजकल की स्थितियों में हमें दिखाई देता है कि संचार व्यवस्था आज कितनी तगड़ी है। हम चाहें तो आधे घंटे में हम अभी बेंगलुरु जा सकते हैं, 1 घंटे में बेंगलुरु की यात्रा कर सकते हैं,
लेकिन उस समय की क्या व्यवस्था इस तरीके की थी? नहीं थी। संचार साधनों का अभाव था। उस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी समुद्रगुप्त की जो नीति थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह, उसी तरीके की एक नीति, मतलब दक्षिण के राज्यों को पूर्ण राज्य में न मिलाकर बल्कि करद राज्य के रूप में रखना और समय समय पे नजराना और भेंट लेना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त सफल था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी सफल ही रहा। ये भविष्य है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये मैं छोटा छोटा सा इंडिया का मैप बना के आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। घबराइएगा मत कि कैसे सर बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो बाद में जो क्लास में लूंगा उसमें इसको मैं थोड़ा विस्तार दे दूंगा। देखिए, एक शासक है MBT, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, और एक व्यक्ति है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब, ये दोनों मध्यकालीन शासक हैं। मध्यकालीन शासक हैं। हमने आपने जो भी दो चार किताबें आप लोगों ने पढ़ी हो उसमें ध्यान दिया होगा कि आप पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक वह शासक है जिसके समय में सर्वाधिक स्वतंत्र राज्य मिले। सर्वाधिक स्वतंत्र राज्य मिले। एल्फिंस्टन तो इन पे इतना तक आरोप लगा दिए कि यह एक पागल सुल्तान था। कैसा था? पगला सुल्तान था। कुछ विद्वान कहते हैं अपने युग का अरस्तु है, शैतानों का साथी है। क्या है? अपने युग का अरस्तु है, शैतानों का साथी है। कौन? MBT के बारे में लोग बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज, आप थोड़ा सा उन सारी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए, मूल बात पे आ जाते हैं। मूल बात करने का मतलब यह है कि MBT ने क्या किया? MBT ने इन दक्षिण के राज्यों को पूर्ण नियंत्रण में लेना शुरू किया और तत्कालीन संचार व्यवस्था को उसने दरकिनार कर दिया, अनदेखा किया। बार बार विद्रोह हुए, बार बार विद्रोह हुए। लगभग दक्षिण में अकेले 33 विद्रोह इसके समय हुए थे, 33 विद्रोह, और नए नए राज्यों का अस्तित्व आया। किसके समय? MBT के समय। अब बात करता हूं मैं औरंगजेब की। औरंगजेब भी मध्यकालीन व्यवस्था को क्या कर रहा है? जो संचार व्यवस्था है उनको दरकिनार कर रहा है और वो संपूर्ण भारत पे कब्जा चाह रहा है। वो दिल्ली में बैठकर दक्षिण के राज्यों को क्या चाहता है? नियंत्रण चाहता है, भी प्रत्यक्ष। MBT अपने प्रयास में असफल था, औरंगजेब भी असफल था। आपने पढ़ा होगा, एक प्रश्न आता था कि स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरीके से दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मुगल साम्राज्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा। भविष्यवाणी कुछ स्तर तक दो शासकों को कंपेयर करके, उनकी नीतियों की तुलना करके, उनके आचार विचार और प्रशासकीय जो कार्य थे उनकी तुलना करके हम कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान की तरह सटीक भविष्यवाणी इतिहास में नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मैंने कहा कि विज्ञान जड़मूल पदार्थों का अध्ययन है, जबकि इतिहास व्यक्ति का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यक्ति का अध्ययन। इस चीज को, परंपरा को थोड़ा सा और हम विस्तार दे देते हैं कि आखिर इतिहास बेसिकली है क्या। ठीक है, इतिहास में और हम क्या नया जान सकते हैं या और क्या इसमें कर सकते हैं। तो मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की थी आप लोगों से कि इतिहास व्यक्तिनिष्ठ होता है, इतिहास भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, इतिहास समष्टिनिष्ठ होता है। जरा इसकी भी चर्चा कर लें, फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट पर, फिर आ जाएंगे क्वेश्चन पर। दो चार क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेंगे आज आप लोग के साथ, थोड़ा बहुत बात हो जाएगी और थोड़ा बात को थोड़ा और विस्तार कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस पर। इसको मैं हटा रहा हूं, महज मतलब मैंने बात की कि इतिहास, यहां पे समझाने का प्रयास किया कि इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता। ठीक, हाँ, इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इतिहास सामाजिक विज्ञान है। हाँ, इतिहास क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान